और आईडीबीआई बैंक को आज न्यूज पर यूज में बुलाने की वजह यह कि आईडीबीआई बैंक 10 मार्च 2021 से यानी कि अब से 10-12 दिन पहले पीसीसीए से बाहर आ चुका है। आरबीआई ने इसे मई 2017 में पीसीए में डाला था। उसके बाद कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, लेकिन उसके बाद एलआईसी ने जनवरी 2019 में आईडीबीआई बैंक में 51% का हिस्सा खरीदकर अपना कंट्रोलिंग स्टेक लिया। आईडीबीआई बैंक के पास लगभग 1900 ब्रांच है, 3700 एटीएम है और 58 ई लाउंज है। आइए बात करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ राकेश शर्मा साहब से। राकेश शर्मा साहब को गहरा लंबा अनुभव है बैंकिंग का। 33 साल तक वो एसबीआई में रह चुके हैं, देश के सबसे बड़े बैंक के साथ। 18 महीनों तक वो लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ भी रहे हैं। केनरा बैंक में भी 3 साल तक वो एमडी और सीईओ के पद पर काम कर चुके हैं और अब आईडीबीआई बैंक की कमान उनके हाथों में। इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और साथ ही सीएआईबी भी वो कर चुके हैं। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई सर, जैसा आपसे पिछली बार मुलाकात हुई थी और आपने कहा भी था कि हम बहुत जल्द पीसीए से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, प्रयास उस तरफ जारी है और आरबीआई को फैसला लेना है। फाइनली आरबीआई ने फैसला लिया है। बताएं इसका क्या असर बैंक के ऑपरेशंस पर पड़ेगा जब आरबीआई ने कंडीशनल मंजूरी आपको पीसीए से बाहर निकलने की दे दी है। नमस्कार एंड आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। नंबर 1 तो जो पीसीए से बाहर निकाला गया है तो अभी हम सामान्य रूप से अपना बिजनेस कर पाएंगे और इनसे काफी जो है अवसर, हमको बिजनेस करने के अवसर मिलेंगे और इसलिए मैं भविष्य की तरफ काफी आशान्वित हूँ। जहां तक आपने कहा कि कुछ शर्तें लगाई गई हैं, तो शर्तें जो पीसीए हटाने के लिए जो शर्तें हैं वो कोई ऐसी शर्त नहीं है कि जिससे कोई हमारे ऊपर कोई बिजनेस हमारा करने में कुछ बाधा आएगी। वो मेनली जो शर्त है वो ये है कि हम अपने जो पीसीए की कंडीशंस हैं, एनपीए और आरओए और कैपिटल एडिक्वेसी वगैरह से संबंधित, वो सब हम आगे भी भविष्य में भी पूर्ण करते रहेंगे और उसका पालन करते रहेंगे। नंबर 2 है कि भी बोर्ड भी उसको मॉनिटर करेंगे और आरबीआई भी क्वार्टरली मॉनिटर करेंगे और हमको जो है लगातार अपनी जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है उसको कम करना है। तो इस प्रकार की शर्तें हैं जो कि हमारे ही हित में है और हमें विश्वास है कि हम उनका पूर्ण रूप से पालन कर पाएंगे। चलिए, ये एक अच्छी बात है और कंडीशंस ऐसी हैं जो आप आसानी से पूरी कर पाएंगे। लेकिन अब चूंकि आपके लिए लोन और डिपॉजिट दोनों में ग्रोथ के आसार, स्कोप, संभावनाएं बढ़ गई हैं, तो शर्मा साहब ये बताएं कि किस तरह की उम्मीद की जाए, किस तरह की ग्रोथ आपके लोन्स एडवांसेस में और डिपॉजिट्स में देखने को मिल सकती है। देखिए, जब हम इसमें पीसीए के दौरान में, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि मई 2017 से हम पीसीए में थे, तो क्योंकि पहले जो है अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो आईडीबीआई बैंक पहले डीएफआई के रूप में कार्य करता था और फिर काफी हद तक हम लोग जो है कॉर्पोरेट बिजनेस पे ही अपना पूरा अधिक महत्व कॉर्पोरेट बिजनेस को देते रहे और रिटेल में हमारा जो अनुपात था वो केवल 30% था। तो इस पीरियड में हमने अपना रिटेल का जो अनुपात है वो बढ़ाया और अभी हमारा रिटेल बिजनेस जो है करीब 60% हो गया है और कॉर्पोरेट 40% है। और इसी तरह लायबिलिटी साइड में भी हमारा जो कि बल्क डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे, 30% थी, उसको अब कम करके 13% पे ले आए हम 31 दिसंबर को। और इसी तरह कासा रेशियो जो है हमारी 32% होती थी जो 48% ले आए। उससे हमको हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम करने में काफी सहायता मिली है। तो जो हमने इसमें पीसीए पीरियड के दौरान में जो अनुभव लिए और जो अपनी सारी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज को सुधारा, हम उसी तरह से आगे जो है अब जो कॉर्पोरेट बिजनेस बीच में करना बिल्कुल बंद कर दिया था ऐसा तो नहीं है। अब हम कॉर्पोरेट बिजनेस फिर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा अनुभव इसमें अच्छा है। पर जो पुराने हमारे अनुभवों के आधार पर जो हमको लगा कि अब ये चीज हमको नहीं करनी चाहिए थी, वो ना करके कॉर्पोरेट बिजनेस में और स्पेशली मिड कॉर्पोरेट में हम 8 से 10% की वृद्धि करना चाहेंगे। और इसी तरह जो रिटेल बिजनेस है जो हमारा था उसको हम उसी रूप से करते रहेंगे और उसमें हम करीब 12% की वृद्धि का हमने लक्ष्य रखा है। तो इस प्रकार कुल जो है हम जो हमारी एसेट्स हैं, एडवांसेस, ऋण अग्रिम है, उसमें करीब 8 से 10% की वृद्धि हम अगले वर्ष में देख रहे हैं। और इसी तरह डिपॉजिट्स भी करीब जो कासा डिपॉजिट है हमारे सेविंग में स्पेशली हम 12% की वृद्धि देख रहे हैं।
ऐसा हमारा जो प्रयास रहेगा, और इससे ये पूरा तरह से बैलेंस भी बना रहेगा और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। ठीक बात है। एक और बात है जो आपने अभी थोड़े वक्त पहले किया, अपनी इंश्योरेंस कंपनी में जो आपकी स्टेक है वो थोड़ी बेची है 23% के आसपास। अब भी आपके पास 25% स्टेक है इंश्योरेंस कंपनी में, उसको लेकर क्या इरादा है, कब तक वो आप बेचने का मन रखते हैं सर? देखिए, अभी जो एक ये था, कंडीशन थी, जो हमारा 48% का स्टेक था, उसको कम करके अभी 25% हमने कर दिया। उसका इंश्योरेंस का नाम भी अभी आपको जैसा विदित है, इसका नाम बदल के एजियस लाइफ इंश्योरेंस, एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कर दिया है। पहले आईडीबीआई फेडरल लाइफ था। सो अभी 25% का है हमारे पास में स्टेक। पर जब हमको ऐसा अवसर मिलेगा, क्योंकि अब हम मोनेटाइज करने के लिए ऐसा डेस्परेट नहीं है कि हमको कैपिटल की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी कैपिटल भरपूर है, 14.77% की है। तो पर जब भी हमको ऐसा अवसर मिलेगा और हमको उचित इसका मूल्य मिलता होगा, तो हम बेचने में तत्पर रहेंगे, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम उसमें अपना शेयर होल्डिंग और स्टेक रखें। एक चीज और भी आपको जैसे मालूम है कि अभी जो नया फाइनेंस बिल है, उसमें 49 से बढ़ा के फॉरेन पार्टिसिपेशन को 74% करने का प्रावधान किया गया है। अगर वो पास हो जाता है या कुछ इस तरह से अगर आती है, तो हो सकता है कि हमारे जो पार्टनर हैं एजियास, वो भी अपना रुचि जाहिर करें। तो सब हमारे पास में सब अवसर रहेंगे और सब ऑप्शंस को हम एग्जामिन करके अब उचित समय पे, वो उचित मूल्य पे अगर हमें मिलेगा तो हम बेचेंगे, नहीं तो रखता रहेंगे। ठीक बात। तो शर्मा साहब, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि बजट में 74% कर दी गई है एफडीआई की लिमिट, और अब कल ही ये पास भी हुआ है संसद में से भी, तो अब आपके जो पार्टनर है एजिस, वो चाहे तो अब 24-25% और बढ़ा सकते हैं, राइट? हाँ, उनके पास में एक ऑप्शन है। तो अब उसका निर्णय जो है वो लेंगे। ठीक है। और जब वो निर्णय लेंगे, अगर लेते हैं, तो हम उसको अवश्य रूप से एग्जामिन करेंगे। पर अभी ऐसा कुछ, ना तो उन्होंने कोई ऑफर दिया है हमको, और ना हमारे पास में ऐसा कोई हमने निर्णय लिया है। बट जब भी समय आएगा, इसके ऊपर में निर्णय लिया। अभी कितनी हिस्सेदारी हो गई है उनके सर? उनकी अभी हिस्सेदारी 49 है, कि जो उनकी अधिकतम सीमा थी 49% की, तो उनकी 49%। ठीक बात है। 49% है, और अगर 25 और ले ले तो 74% की सीमा में रहेंगे, जो अब नई लिमिट आ चुकी है। ये भी एक ऑप्शन बनता है। आपके दोनों प्रोमोटर्स, भारत सरकार और एलआईसी, दोनों का इरादा है कि आईडीबीआई बैंक में स्टेक बिकेगी और हो सकता है कोई प्राइवेट प्लेयर को बेची जाए। उससे पहले बैंक बेहद मजबूती से तैयार भी होता दिख रहा है। इस योजनाओं के बारे में कुछ जानकारी दें, बताएं सर, कि कब तक क्या कुछ हो सकता है, और इसका आईडीबीआई बैंक के ऑपरेशंस पर क्या असर या फर्क पड़ेगा, वो बताएं सर। आपका पहला प्रश्न जो है कि भी इस पे कब होगा, ये तो क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि ये हम जो शेयर ओनर्स हैं एलआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इसके ऊपर में निर्णय लेंगे। उनका जो डिपार्टमेंट है दीपम, कि कब और कितने प्राइस में बेचना है और किसको बेचना है, इसके ऊपर में तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। पर जब भी वो इसके ऊपर में निर्णय लेंगे, तो वो उनके ऊपर निर्भर करता है। पर ये जो आपका दूसरा प्रश्न है, इससे हमारी बिजनेस कार्यशैली में या उसमें क्या प्रभाव होगा, ये इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे जो बैंक है हमारा, वो बोर्ड द्वारा और बोर्ड के द्वारा निर्धारित नीतियों के आधार पर चलता है। सो इट्स ए बोर्ड गवर्न्ड बैंक। तो इसलिए उस पे कार्यशैली में सिर्फ इस वजह से कि वो प्राइवेट हो गया है, ऐसा कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। पर यह है कि वैसे भी अभी जो आगे जो समय आ रहा है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी, तकनीकी और डिजिटल बैंकिंग के ऊपर में जोर रहेगा। तो जो भी प्राइवेट जो पार्टनर आते हैं, तो वो अपने हिसाब से उसमें कुछ हमको सुविधाएं और मिलेंगी, कि जैसे क्या होता है कि स्टाफ मेंबर जो, उनको इंसेंटिव, बेसिकली जैसा जो जितना काम करे उस हिसाब से इंसेंटिव देना, और ज्यादा से ज्यादा तकनीकी सुधार के ऊपर में ध्यान देना। तो ये सब चीजें होती हैं। पर ज्यादातर बिजनेस एज यूजुअल जैसे सामान्य रूप से चल रहा है, क्योंकि अभी भी बोर्ड चला रहा है, बाद में भी बोर्ड चलाएगा। तो बोर्ड की नीतियों के हिसाब से बिजनेस चलेगा, और स्टाफ के ऊपर में ऐसा कुछ असर करने वाला नहीं है। पर परफॉर्मेंस में हमें उम्मीद है कि और आगे अभी भी सुधार आ रहा है और आगे भी सुधार आता रहेगा। बिल्कुल, और सुधार वाकई में लाजवाब है और काबिल